सहकारी बंधुओं व देवियों, कृषि नीतियों व योजनाओं का सहकारी संस्थाओं के कार्य व विकास पर सीधा व गहरा असर होता है। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 10,000 एफपीओ के गठन व संवर्धन की योजना विशेष है। अब मैं माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज के गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सबके मध्य विराजमान देश के यशस्वी नेता और भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले हमारे राज्य मंत्री माननीय श्री BL वर्मा साहब, श्रीमान मनोज आहूजा जी, श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, श्रीमान विजय जी, श्रीमान फैज अहमद किदवई जी, जैन सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अन्य नेतागण और इस महासंगोष्ठी में पधारे सभी बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बहुत ही आप सबके मध्य उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए यह महासंगोष्ठी आयोजित की। हम सब लोगों को मिलने का यह शुभ अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर मैं कृषि मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, जीवन में सहकार भाव का बड़ा महत्व है। कभी भी हमारी संस्कृति में एकला चलो की बात नहीं हुई। हमेशा हर क्षेत्र में यह प्रयत्न हुआ है कि हम सब सामूहिक भाव से आगे बढ़ें। इसके पीछे मुख्य रूप से कल्पना हमारे पूर्वजों की रही होगी कि समाज में जो प्राकृतिक रूप से असंतुलन है, छोटे का बड़े का, गरीब का अमीर का, साधनवान और साधनहीन का, अगर सब लोग मिलकर बढ़ेंगे तो एक दूसरे की ताकत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे तो सहकार के भाव से एक दूसरे के कल्याण में योगदान करेंगे। और जब सामूहिक ताकत बनेगी तो यह ताकत भारतवर्ष की ताकत बनेगी और यही ताकत भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने में आने वाले कल में हम सब लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप सब ने अनुभव किया होगा कि 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, सहकार और समृद्धि इस यात्रा पर विशेष बल देने का प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हमारे देश का प्रधान और प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि की अर्थव्यवस्था हमारा मूल आधार है।
अनेक प्रकार के प्रतिकूल समयों पर, और अभी आप देखेंगे तो कोविड का जो कालखंड था, दुनिया का सारा स्वचालित पहिया बंद हो गया था, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था निरंतर चलती रही। उसने देश के पेट भरने का भी काम किया, जीडीपी में भी योगदान किया, और दुनिया के जो हमारे मित्र देश थे, उन मित्र देश के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया। हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, और जब तक छोटे किसान की ताकत नहीं बनेगी, तब तक निश्चित रूप से किसानी के बारे में जो हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना मूर्त रूप नहीं लेगी। और जो छोटा किसान है, 4 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा पर खेती करने वाला, उसके पास अपनी इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी खेत में निवेश कर पाए, और वो दूरस्थ इलाके में होता है, अकेला होता है, तो इसके कारण उसके पास कोई बड़ा निवेशक पहुँचे, यह भी संभव नहीं होता। मैं समझता हूँ सहकारी क्षेत्र की कल्पना भी इसी विषय को लेकर की गई होगी, लेकिन सहकारी क्षेत्र का जो आंदोलन था वह भी असंतुलित रहा, कहीं काफ़ी अच्छा रहा, कहीं काफ़ी अच्छा नहीं रहा, और उसके कारण जो परिणाम आना चाहिए था एकजाई, वो परिणाम निश्चित रूप से नहीं आया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश में नए 10,000 FPO बनाने का कार्यक्रम निर्णित किया, मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकृति प्रदान की, और 6,865 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पूरे इस आंदोलन पर खर्च करे, ऐसा मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने प्रदान की। FPO तो एक कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को बल देने के लिए, उनकी आय में सहायता करने के लिए PM किसान सम्मान निधि जैसी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे सुरक्षा कवच भी किसान को उपलब्ध कराए। लेकिन जब FPO के बारे में निर्णय हुआ तो निश्चित रूप से लोगों को लगता था कि सामान्य तौर पर यह परंपरागत रूप से कोई एक कार्यक्रम है, लेकिन ऐसी अपेक्षा प्रधानमंत्री जी की नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हमारे देश में छोटे जो किसान हैं, वो छोटे किसान मैदानी इलाके में कम से कम 300 की संख्या में, पहाड़ी और पर्वतीय इलाके में कम से कम 100 की संख्या में ये FPO के मेंबर बने। सामान्य तौर पर अगर 5 बीघा का कोई किसान है तो वो अकेला है तो 5 बीघा का है, लेकिन अगर 5 बीघा के 300 किसान मिल जाते हैं तो रकबा 1500 बीघा हो जाता है, और 1500 बीघा में सब लोग समझ के साथ, एकता के साथ, विचार पूर्वक खेती करेंगे तो निश्चित रूप से 1500 बीघा का जो आदान है वो भी उनको थोक के भाव मिलेगा। 1500 बीघा में एक प्रकार की टेक्नोलॉजी का भी वो उपयोग कर सकते हैं। 1500 बीघा में एक प्रकार का फर्टिलाइज़र, एक प्रकार का पेस्टिसाइड उसको उपयोग कर सकते हैं। एक ही प्रकार का बीज डालेंगे तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, बीज और खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी, तो एक ही प्रकार का अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन भी इस 1500 बीघा के पूरे क्लस्टर में होएगा, और 1500 बीघा में जो उत्पादन होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो ये FPO मिलकर अपने उत्पादन का मोल भाव भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी के जो काम चल रहे हैं उन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस भावना के तहत ये FPO को पूरा कार्यक्रम आरंभ किया गया, और निश्चित रूप से इसका सदपरिणाम आ रहा है। फिर इसमें जितनी भी एजेंसियां हैं, कुछ राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं और कुछ केंद्र सरकार की भी एजेंसियां हैं, इन सब को लगाकर और कोशिश की गई है पूरे देश भर में इसका फैलाव हो। FPO और पैक्स ये दोनों मिल जाएं तो मैं समझता हूँ सोने में सुहागा जैसा परिणाम आने वाले कल में हम सब लोगों को मिलेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि
देखने में 75 साल तक कुछ क्षेत्र छोटे लगते रहे। सरकारें कोऑपरेटिव को भी छोटा ही क्षेत्र मानती रहीं, पशुपालन को भी अतिरिक्त क्षेत्रीय माना जाता रहा, मत्स्य पालन को भी अतिरिक्त क्षेत्रीय माना जाता रहा। लेकिन इन सब क्षेत्रों का विकास हो, इन सब क्षेत्रों का सदुपयोग हो और ये सब क्षेत्र जनता के बीच में काम करें, किसानों के बीच में काम करें और गरीब किसान की ताकत बढ़ाएं, जिससे देश की ताकत बढ़े। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य पालन विभाग भी बनाया, पशुपालन विभाग भी अलग से बनाया। और आप सबको मालूम है कि सहकारिता क्षेत्र भी कभी कृषि मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस क्षेत्र को प्राधान्य मिले इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता विभाग को भी अलग से मंत्रालय का दर्जा दिया और इस पूरे क्षेत्र को बल मिले। यह इसी से प्रमाणित होता है कि प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय जब अलग से बनाया तो उस मंत्रालय की जिम्मेवारी हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को के हाथों में सौंपी गई। और तब से लेकर आपने अभी तक देखा होगा, लगातार चाहे एफपीओ और पैक्स मिलकर काम करें, चाहे देश भर के सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हो और चाहे कोऑपरेटिव के मामले में नए एक्ट को प्रस्तुत करने का विषय, उसमें सभी राज्यों को समाविष्ट करके उनको सहमत करने का विषय, ऐसे अनेक काम सहकारिता के क्षेत्र में पिछले दिनों में अमित शाह जी के नेतृत्व में हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की दृष्टि अमित शाह जी की सहकारिता के क्षेत्र पर है, यह दृष्टि और उनका प्रयत्न और आप सबका योगदान जो प्रधानमंत्री जी का सहकारिता से समृद्धि का मंत्र है, उस मंत्र को कामयाबी पूरे देश में दिलाने में सफल होगा, ऐसा निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। आज की इस महासंगोष्ठी में पैक्स के लोग भी आए हैं, विशेषज्ञ भी आए हैं, एफपीओ भी आए हैं, हमारे सरकार के अधिकारीगण भी हैं और आज निश्चित रूप से कामकाजी सत्र भी इस उद्घाटन सत्र के बाद होगा। और मैं समझता हूं कि आप सब जो एक्सरसाइज और विमर्श करेंगे उसमें से कुछ अच्छे निष्कर्ष आएंगे और अच्छे निष्कर्षों का जब सरकार क्रियान्वयन करेगी तो आने वाले कल में सहकार से समृद्धि का जो मूल मंत्र है उसको साकार करने में हम सब कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आगे चलकर इसको सफलता प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस महासंगोष्ठी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बधाई।